हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 17 पे एंड दैट इज फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। आपको पता है कि स्कूल में कई बार ऐसे ट्रिप चलते रहते हैं कि कहीं वो किसी जू में लेके गए। यहाँ पे एक टीचर जो है वो बच्चों को फॉरेस्ट एरिया में लेके गए हैं और वहां पे स्टूडेंट्स ने किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देखा है, उस चीज को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि हमको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन लंग्स कहलाते हैं। क्यों इनको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं और क्यों ये वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है नेचर के, उसको समझते हैं। चलिए, अब फॉरेस्ट में आपको पता है कि फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रीज हैं ये वाटर का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और इसके साथ वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लंग्स के थ्रू इस ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन देखिए, ऑक्सीजन को हमने रेस्पायर किया, जिसको रिलीज किया किसने, ट्रीज ने, और ट्रीज ने हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिलीज किया या फिर व्हीकल्स के थ्रू जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स ने यूज किया फोटोसिंथेसिस बनाने में। तो इस तरीके से ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अब हमें पता है कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है, किस ऑर्गन में होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, और लंग्स जो है वो किस लिए यूज होता है, रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। ओके, लंग्स किस लिए यूज होता है, रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रीन लंग्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, मोस्टली वो ग्रीन कलर के होते हैं, और क्योंकि वो इस तरीके से, जैसे हमारे में ये रेस्पिरेशन लंग्स काम कर रहा है, कुछ इसी तरीके से, ऑल्दो उनमें लंग्स नहीं होते हैं बट जो है काम रेस्पिरेशन का जैसे हमारे एनिमल्स में वैसे उसमें, इसलिए हम इसको ग्रीन लंग्स कहते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर के ग्रीन लंग्स हैं। हमारे एटमॉस्फेयर को जो ये ऑक्सीजन मिल रही है वो इन्हीं ट्रीज के जरिए मिल रही है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो फॉरेस्ट एरिया से आता है। ठीक है, मोस्टली जो ऑक्सीजन होता है फॉरेस्ट एरिया से आता है। क्यों भाई फॉरेस्ट एरिया से आता है, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलिए फॉरेस्ट में विजिट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो है फॉरेस्ट में जब गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि उन्होंने इस तरीके के फॉरेस्ट देखे। ठीक है, मतलब एक व्यू था फॉरेस्ट का, कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट का सिर्फ आपको क्राउन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट का क्या दिख रहा है, सिर्फ क्राउन। अब ये क्राउन क्या होता है, कैनोपी क्या होता है, अंडर स्टोरी क्या होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्राउन मतलब ऊपरी हिस्सा। क्राउन कैसे कहते हैं, जैसे किंग का क्राउन यानी कि उनका जो मुकुट होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप कहीं ऊपर हिली एरियाज में चले जाओ और वहां से पूरा नीचे देखो तो आपको हर ट्री का जो ऊपर वाला क्राउन पार्ट है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का व्यू होता है एक फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। पूरे जमीन पे ग्रीन कलर का था लैंड, इस वजह से इसको ग्रीन क्राउन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑल्दो ये यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था, कुछ उसमें येलोइश पे दिखते हैं, कुछ ब्लू पे दिखते हैं, रेड पे दिखते हैं, डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में उसके वजह से। ठीक है, अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल होता है, काफी कूल ब्रीज आता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगेन जो आपका ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करने के साथ साथ वो जो है नॉइज पोल्यूशन को भी, मतलब नॉइज को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर में जितना भी पोल्यूट है उसको भी वो ग्रैब कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एक ठंडी हवा मिलती है, हमें पीसफुल जो है वहां पे एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, जब हमने वहां पे देखा, मतलब उन स्टूडेंट्स ने जब वहां पे देखा तो वहां पे उनको डिफरेंट तरीके के एनिमल्स मिले। ठीक है, और ये एनिमल्स एक दूसरे को एक वार्निंग कॉल भी देते हैं बाय अलर्टिंग देम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एनिमल्स जैसे कि बोर, बिसन, जैकॉल, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, जो आप जितने घने जंगलों में जाते जाओगे उतने बड़े बड़े आपको एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये डीपर एरियाज में ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये भी देखा कि ये जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है हैबिटेट का। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब सिंपल सा होता है, इट इज अ होम फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। यानी कि जैसे मान लीजिए जिस घर में आप रहते हो,
ठीक है, उस घर से आप स्कूल पे आए, ठीक है, तो स्कूल में आप किसी काम के लिए आए, लेकिन घर में ये घर जो है वहां पे आप रहते हो, सारा काम करते हो, वहां पे आपके पूरे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो वो आपका होम हो गया, वो आपका हैबिटेट हो गया। तो इसी तरीके से ये जो फॉरेस्ट है वो घर है इन सारे जानवरों का, इन सारे ट्रीज का, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स को होम प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, इनको ले आके मैं जू में रख दूं, तो क्या जू उनका हैबिटेट कहलाएगा? नहीं, जू उनका हैबिटेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उनका नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल कंडीशन में वहां नहीं रह रहे, वहां हम उसको लेके आए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। उसी फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट तरीके के ट्रीज भी दिख जाएंगे, जैसे नीम है, शीशम, सीमल, ये बैम्बू विच इज अ ग्रास, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। नॉर्मली ये आप जहाँ शहरों में रह रहे हो वहां भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी जो जमीन बच्चे देख रहे थे वहां पे बहुत ही अनइवन और बहुत सारे ट्रीज वहां पे थे, जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया है, साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार, ये सारी वहां पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से और भी ट्रीज थे वहां पे, ट्रीज के अलावा और भी चीजें थी, जैसे श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, डिफरेंट तरीके के ग्रासेस भी वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। और जो फॉरेस्ट का फ्लोर था, ठीक है, और जो ट्रीज थे वो सब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से कवर्ड थे। अभी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? आपने कई ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो जमीन पे चलते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े से लताएं जिसमें होती हैं, ऐसे आप समझो, ऐसी लताएं जो जमीन पे क्रीप करके चल रही हैं, उनको हम क्रीपर कहते हैं। जमीन को पकड़ पकड़ के चलती हैं, उनको हम क्रीपर कहते हैं। क्लाइंबर्स, जैसे कि आपने ये कुछ ऐसे क्या कहते हैं प्लांट्स को देखा होगा, जो कि इस तरीके से किसी दूसरे ट्री के ऊपर इस तरीके से कर्ल करके क्लाइंब करके चढ़ते हैं, उनको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। तो ये सब भी वहां पे देखने को मिला। अब वहां पे एक चीज और नोटिस की बच्चों ने, कि जो सन है इट वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स, क्योंकि ट्रीज देखो, मान लीजिए कि आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे इस तरीके से ट्रीज ना बहुत ही घने जंगल होते हैं वहां पे, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े ट्रीज रहेंगे तो ऊपर से जो सन की रेज है, इन लीव्स के वजह से, डेंस फॉरेस्ट की वजह से, ये पूरी की पूरी सन रेज नीचे नहीं आ पाती, जिसके वजह से मोस्टली जो फॉरेस्ट होता है वो डार्कर होता है, मतलब कलर जो है वो काफी अंधेरा होता है अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको और भी पता है कि ये जो ट्रीज है उनका किस चीज में यूज है। हम घर में देखते हैं प्लाईवुड बना हुआ है, फ्यूल वुड है, बॉक्सेस है, पेपर, मैचस्टिक, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो वो कॉपीज, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो है उन्हीं ट्रीज से हमें उन्हीं ट्रीज से मिलती हैं। फिर इसके साथ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि गम्स हो गए, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गए, फॉडर फॉर एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको हम सबको फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको और भी कुछ एनिमल्स के फॉर्म दिखेंगे, जैसे ये हनी भी दिख जाएगा आपको, सीलिंग वैक्स, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से हमको मिलता है, ठीक है। कत्था, जिसको हम कैटेचू कहते हैं, कत्था इसको हम कहते हैं। अब मैं आपको एक बात कह रही थी क्राउन के बारे में। क्राउन क्या होता है? आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, डिफरेंट तरीके के आपको क्राउन दिख रहे हैं। कोई राउंड फॉर्म में है, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। ये सब जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्टेम से ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा स्टेम से ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? क्राउन कहलाएगा। द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब इसी में एक वर्ड है कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या होता है? इन जितने भी पूरे फॉरेस्ट में ये छोटे छोटे ट्रीज होंगे, ठीक है, या छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उनके ऊपर जो है बड़े बड़े प्लांट्स, मतलब यहाँ पे देखो बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो ये जो बड़े प्लांट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उन्होंने एक नीचे वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको पूरी तरीके से कवर करके रखा है, ठीक है। तो इस पूरे हिस्से, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। यहाँ पे इट इज रिटन ऑल्सो, okay. The branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. Forest के ऊपर, मतलब सॉरी, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे ट्रीज हैं, उनके ऊपर एक रूफ की तरह, एक छत की तरीके से जो टॉल ट्रीज के जो ब्रांचेस होते हैं वो इस तरीके से लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। कैनोपी के नीचे जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हम लोग अंडर स्टोरी कहते हैं, ओके। ये क्राउन के शेप्स आपको दिख गए, ये क्राउन और ये अंडर स्टोरी दिख गया आपको, ठीक है। अब क्या हर फॉरेस्ट में आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज मिलेंगे? नहीं। डिफरेंट जगह पे आप जाओगे तो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, वहां वेरिएशंस भी आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप की ट्रीज मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे।
सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको बटरफ्लाईज भी मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे आपको इंसेक्ट्स भी मिल सकते हैं, स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, एंड्स, और बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स आपको बाक ऑफ द ट्री पे भी मिल जाएंगे, प्लांट की लीव्स पे मिल जाएंगे, या जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है जो डिकेइंग है यानी कि कहीं कहीं सड़ रहा होता है, वहां भी आपको डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे कीड़े, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपने ये भी देखा कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो काफी डार्क है। अब आपने क्लास 7th में ही जो चैप्टर 9 है उसमें हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमस कौन से लेयर में पाया जाता है? ये टॉप सॉइल में पाया जाता है। अब इस टॉप सॉइल में रहने की वजह से क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ये ह्यूमस होता क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, जो काफी डार्क कलर का होता है, और ये देखो कवर होता है विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। ये जो डिकेइंग मैटर होता है काफी मॉइस्ट होता है और काफी वार्म होता है, जिसके वजह से वो एक फेवरेबल कंडीशन बना देता है। अब सोचो कि ये फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज हैं, ये सारे ट्रीज कौन लगाता है? कोई लगाता नहीं, नेचर जो है इस तरीके से करता है कि एक ट्री बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सीड्स है वो किसी तरीके से गिर जाए जमीन पे, या मान लीजिए कोई एनिमल जो है कोई फ्रूट खा रहा हो, मैंगो ही खा रहा हो, उसने सीड्स को फेंक दिया। ठीक है, जमीन पे गिरा, जमीन जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल जमीन है, ह्यूमस वहां पे बहुत ज्यादा है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वहां पे उसके सैपलिंग्स ग्रो हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नेचर ने खुद ही ऐसा सिस्टम कर रखा है जिससे फॉरेस्ट एरिया अपने आप स्वतः बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें। अब एक्टिविटी है यहाँ पे, इन्होंने ये देखा कि there are so many trees also there are many forests like this, what difference will it make if we cut some trees? अगर कुछ ट्रीज हम काट दें तो क्या कोई असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है। किसी भी फॉरेस्ट में ना एक फूड चेन बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फूड चेन देखो, ग्रास को खाने वाले कौन है? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक है, स्नेक को खाने वाले ईगल्स है। अब मान लीजिए कि मैं पूरे इंसेक्ट्स को अगर खत्म कर दूं, तो इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो जो डिपेंडेड होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, फ्रॉग का अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसके वजह से जो है स्नेक का अमाउंट कम हो जाएगा, उसके वजह से ईगल का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि ये फूड चेन बना हुआ है, तो आपका एक चीज को खत्म करना लगभग पूरे एक फूड चेन को खत्म करने के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे आपको ये तीनों चीजें समझ में आती है। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं, यानी कि वो अपने खाना खुद नहीं बना रहे, किसी और पे डिपेंडेड है। और सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेड होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई एनिमल है या कोई ट्रीज है, वो उसकी डेथ हो गई तो वो नीचे जो है एकदम जमीन में पड़ गया, धीरे धीरे जो है डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके ऊपर काम करने लगेंगे, उसको खाने लगेंगे, छोटे छोटे कीड़े उनको खाने लगेंगे, चींटियां उनको खाने लगेंगी, तो ये सब जो है सैप्रोट्रॉफ्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफ्स है। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हों चाहे वो कार्निवोर्स हों, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं ऐसे कह लो। ठीक है, तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये सारे जो है एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, वो आपके हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका फूड चेन हुआ। अब ये जो फूड चेन होता है वो फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे फूड चेन ना कहीं लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो क्या फ्रॉग सिर्फ इंसेक्ट खाता होगा? नहीं, फ्रॉग और भी चीजें खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉग उससे भी कनेक्टेड है, यानी अगर ये चीज नहीं रहेगा तो वो उस चीज को खाएगा। तो जब इस तरीके से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं फूड चेन, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से इंटरलिंक्ड ये एक फूड चेन है, कोई एक ये चीज जो है वो इसको भी खा रहा है, ठीक है, ये भी जो है इसको खा रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये एक फूड वेब बन जाएगा। ठीक है,
इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स द अदर फूड चेन। अगर कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाता है, सारे के सारे फूड चेन लगभग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वो एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं, तो एक कंपोनेंट को रिमूव करने का मतलब है लगभग सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट का आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे आपको नीचे न्यूट्रिएंट्स दिख रहे होंगे, डिकम्पोजर्स भी हैं, सॉइल है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, और कुछ आपको एनिमल्स भी दिख रहे हैं। ये पूरा एक फॉरेस्ट का एरिया है जो कि इंटर रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपने कई बार देखा फॉरेस्ट के एरिया को, आप वहां पे जमीन पे देखो तो आपको या कुछ छोटे छोटे लीव्स को देखोगे तो आपको उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स दिखेंगे। ठीक है, डिकेइंग लीव्स के ऊपर, या फिर आपको टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, एंट्स या बीटल भी दिख जाते हैं उस पे। कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो हमको दिखते नहीं है पर वहां होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। तो ये सब एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं, ये सब डेड डिकेइंग मैटर पे जो है फीड कर रहे हैं। दे फीड upon the dead plants and dead animals tissue and convert them into a dark colored substance, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टॉप लेयर में प्रेजेंट होता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डेड प्लांट्स या एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमस को इंक्रीज कर रहे हैं। जब ह्यूमस इंक्रीज होगा तो सॉइल जो है वो काफी फर्टाइल हो जाएगी। जब सॉइल काफी फर्टाइल हो जाएगी तो जो भी सीड जमीन पे गिरेगा वो सैपलिंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और नई ट्रीज बनेंगे। ठीक है, तो इससे फॉरेस्ट एरिया जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब यही चीज कि अगर मान लीजिए अगर कोई एनिमल डाई कर जाता है फॉरेस्ट में तो क्या होगा, अगेन वही चीज सेम उसका आंसर है कि अगर वो मर जाता है तो उस एनिमल के, वो एनिमल किसके लिए फूड है, वल्चर्स के लिए, क्रोस के लिए, जेकॉल्स के लिए या कुछ इंसेक्ट्स के लिए वो खाना हो जाएगा। ठीक है, वो उसको खत्म करेंगे, वो उसको खा के खत्म करेंगे, तो जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है चलता रहेगा, यानी कि फॉरेस्ट में कुछ भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं होता। तो अब एक चीज और कि यहाँ पे आपने ये देखा, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ये फॉरेस्ट है उनको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं। क्यों ग्रीन लंग्स कहते हैं, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। कैसे रिलीज कर रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स हैं वो इस ऑक्सीजन, प्लांट्स से रिलीज का वो ये जो ऑक्सीजन है उसको एनिमल्स यूज कर रहे हैं बाय रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से हम फॉरेस्ट को लंग्स कहते हैं, और क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए ग्रीन लंग्स। ठीक है, अब एक चीज और कि आप जब यहाँ पे ये जो ट्रीज हैं उसमें क्या वाटर साइकिल अफेक्ट होता है, यस। जितनी ज्यादा ट्रीज रहेंगे उतना जो है वो एनवायरनमेंट को कूल ब्रीज लेके आएगा, उतना जो है उसमें से ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो ऊपर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद जो है क्लाउड्स का फॉर्मेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो वहां पे जिस जगह पे बहुत ज्यादा मतलब एरिया जितना ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया होगा वहां पे उतनी ज्यादा बरसात भी होती है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो है और बेहतर होगा। आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वाटर टेबल जो डिप्लीट हो जाता है उस वाटर टेबल को बनाने के लिए भी ये चीज यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इन्हीं फॉरेस्ट में ना बहुत सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं। तो वो जो लोग होते हैं या पीपल्स होते हैं, दे आर मोस्टली डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट, दे आर टोटली डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं फॉरेस्ट से उनको फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड इवन उनके पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज भी होता है जिसके थ्रू वो इस मेडिसिनल प्लांट्स का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पे सब एक साथ रह रहे हैं, डियर इन अ फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको देखा, यहाँ पे अपने सैपलिंग्स देख लिया वॉल में। तो ये सारे पूरा जो फॉरेस्ट एरिया ना काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, तो वहां पे ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मली हो जाती है। अब एक चीज और कि यहाँ पे जो है डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। इसलिए ये फॉरेस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक लिविंग एंटिटी का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी,
क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक छोटे से जीव जो कि हमें दिख भी न रहा, उससे जो है बहुत बड़े बड़े जानवर, वो सारे वहां प्रेजेंट है। वहां डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हो, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो श्रब्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है। एंड इवन आपको मैं बताऊं कि अगर बरसात भी बहुत तेजी से हो जाए और आप फॉरेस्ट एरिया में हो, तो आपको फॉरेस्ट एरिया में रहते हुए बरसात का फील भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे नीचे पानी का सीपेज होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कवर कर लेता है। तो पानी जो है बहुत ड्रॉप ड्रॉप, जैसे आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में देखते हो ना, कुछ इसी तरीके से थोड़े थोड़े पानी जो है कहीं कहीं गिर रहे होते हैं। तो फ्लड का कहीं से भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो है जमीन में सीपेज हो जाता है। जितना भी पानी होता है, बहुत अच्छी सी बरसात होगी ना, तो पूरा का पूरा पानी जो है वो सीपेज कर जाता है अंदर की तरफ, जिसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल फर्टाइल भी हो जाएगी, इस तरीके से ये सारा काम भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी है। अब क्या होगा अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए, मतलब ये जो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो डिसअपियर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये सब होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि अभी ऑलरेडी इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना विल्टिंग हो जाता है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, ट्रीज के एब्सेंस में या इन सब चीज के एब्सेंस में एनिमल्स को फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉइल भी जो है वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, इसकी वजह से फ्लड भी आ सकता है। तो एक हमारी लाइफ ना इंडेंजर्ड में चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो विद दिस हमारे चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, मतलब खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑल्दो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कैनोपी के बारे में समझना है, क्राउन के बारे में समझना है, किस लिए इसको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं वो समझना है, कौन से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं फॉरेस्ट में, उस चीज को समझना है, और ह्यूमस जो कि हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर में पढ़ लिया उसके बारे में। ठीक है, सो विद दिस आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।